नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज कर साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वैली के बारे में। वैली मतलब घाटी के बारे में देखेंगे कि आखिर घाटी कितने प्रकार की होती है और उनका हम डिवीजन करके बताएंगे, और घाटियों का निर्माण कैसे होता है उनके बारे में भी हम बताएंगे। तो घाटी क्या होता है? घाटी दरअसल किसी पर्वतों के बीच की निम्न भूमि होती है जिसको हम घाटी बोलते हैं, जिनमें से आमतौर पर नदियों का प्रवाह होता है। तो ये घाटियाँ जो होती हैं वो कई तरीक़ों से बनती हैं, जिनमें जब हम देखेंगे तो एक तो हम देखेंगे अपरदनात्मक रूप से घाटियाँ बनती हैं। कुछ घाटियाँ जो होती हैं वो विवर्तनिक घटनाओं की वजह से बनती हैं। तो घाटियाँ जो प्रकार होते हैं उनका हम जिक्र करेंगे। पीछे डायग्राम बने हुए हैं जिनके जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घाटियाँ कितने प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से हम घाटियों को 3 प्रकार में हम देखेंगे। एक विवर्तनिकी घटनाओं से निर्मित घाटियाँ, दूसरा अपरदनात्मक घाटियाँ, तीसरा निक्षेपात्मक घाटियाँ। तो आखिर ये कैसे बनती है, एक एक को लेकर चलेंगे, जिसमें से हम पहले देखेंगे विवर्तनिक घटनाओं से निर्मित। विवर्तनिक घटनाओं से निर्मित घाटियों का मतलब ये है कि जब कोई विवर्तनिक घटना प्लेटों में जब हलचल हो, उसकी वजह से जो घाटियाँ बने। आपको बता दें कि जब हम पृथ्वी के अंदर देखते हैं, जो हमें प्लेटें दिखती हैं, उनमें से क्या होता है कि कुछ प्लेटें पास आती हैं, कुछ दूर जाती हैं। जब प्लेटें दूर जाती हैं तो दूर जाने के सिचुएशन में ऐसा होता है कि उनके बीच का हिस्सा क्या होता है, धंस जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे घाटी बनती है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। तो हम फिगर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए देखें, दरअसल मैं बता दूं कि जैसे कोई 2 प्लेटें हैं, 2 प्लेटों के बीच का जो हिस्सा मान लीजिए ये है, ये जब हिस्सा दूर खिसकेगा तो बीच का हिस्सा, सीधी बात है, ये कोई क्षेत्र है, मान लीजिए ये कोई प्लेट है, ये क्षेत्र है। जब ये हिस्सा दूर खिसकेगा, दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो बीच का हिस्सा क्या होगा, धंस जाएगा। तो बीच का हिस्सा जो धंस जाएगा, जिसको बोला जाएगा रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी। भ्रंश का मतलब ये होता है टूटा हुआ, तो भ्रंश घाटी बोलते हैं। अब इसको जब हम डिवीजन करेंगे तो भ्रंश घाटी बोलते हैं। पहली बात आप ये याद रखिएगा, जिसको आप सबसे बड़ी रिफ्ट वैली की बात करेंगे तो हम जान रहे हैं अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली है सबसे बड़ी, जिसको हम देखेंगे तो इसका विस्तार ऊपर जॉर्डन तक है, और बाकी आप देखेंगे तो नीचे तक काफ़ी दूर तक न्यासा, मलावी के आसपास के क्षेत्रों में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। झीलें भी इसमें निर्मित हैं, क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, 2 प्लेटों के दूर जाने की वजह से क्या हो गया, वहाँ पर एक रिफ्ट वैली बन गई है, मतलब घाटी है, वहाँ से रिफ्ट वैली बन गई है। अब इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारी झीलें भी स्थित हैं, जैसे एडवर्ड, किबू, टंगानिका, न्यासा, मलावी, एक तरफ रुडोल्फ भी देखने को मिलेगी। तो ये सब झीलें वहाँ पर स्थित हैं। अब झीलें तो स्थित हैं ही, नदी वगैरह भी इसमें बहती है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको ज्वालामुखी की श्रृंखला भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, इसी ग्रेट रिफ्ट वैली में नियरागांगो पर्वत श्रेणी है, वहाँ पर देखें तो कह सकते हैं 7 ज्वालामुखियों की श्रृंखला पाई जाती है। तो इस तरीके से वहाँ पर आप देखने को मिल सकता है। लेकिन हम खैर चूँकि बात करें घाटी की, तो 2 पर्वतों के बीच का हिस्सा, जैसे मान लीजिए मुख्य रूप से जैसे ये कोई प्लेट है, 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसक गई, बीच का हिस्सा नीचे धंस गया, उससे बनी घाटी को रिफ्ट वैली कहते हैं। ये देखिए, मान लीजिए एक हिस्सा इधर चला गया, एक हिस्सा इधर चला गया, बीच का हिस्सा धंस गया, इसको बोला गया रिफ्ट वैली। ये देख लीजिए, डायग्राम इस तरीके से बनेगा रिफ्ट वैली का। और जो इनकी ऊंचाई है, और जो मतलब कि जो ये घाटी तो नीचे की है ना, ये जो है यही ब्लॉक पर्वत होता है, हालांकि मैं ब्लॉक पर्वत में बता चुका हूँ। दूसरा है रैंप घाटी। रैंप घाटी अपने देखेंगे तो करीब 45 डिग्री का झुकाव होता है रैंप घाटी में। ये भी तब बनती है, इसमें मैंने बताया कि 2 भूखंड एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। इसमें क्या होता है कि भूखंड जो होता है, कोई भूखंड ऐसा है जो बीच के इधर उधर ऊपर उठ जाए, बीच का हिस्सा नीचे धंस जाए, नीचे उसी स्थिति में रहे। जैसे एक कोई ये क्षेत्र है, एक कोई ये क्षेत्र है, तो सीधी बात है कि ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया, ऊपर उठ के यहाँ चला गया, ये वाला हिस्सा ऊपर उठ के यहाँ चला गया, और ये वाला हिस्सा तो वैसे ही रहेगा ना। तो ये जो घाटी बन गई, इसको बोला गया रैंप घाटी। रैंप घाटी करीब 45 डिग्री पे झुकी हुई होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगी ब्रह्मपुत्र की घाटी असम के क्षेत्र में, तो रैंप घाटी का उदाहरण है। तो ये हो गई रैंप घाटी, 45 डिग्री के झुकाव पे आपको दिख रही है। देखिए 45 डिग्री के आसपास झुकी हुई है, और इसमें क्या होता है, ये भी हिस्सा उठ जाता है, ये भी हिस्सा उठ जाता है, बीच का हिस्सा यथावत रहता है, और जो बीच का हिस्सा है घाटी कहलाती है, इसको हम बोलते हैं रैंप घाटी। अब इनमें एक और देखने को मिलता है, जैसे हमने बताया था, जब मैं बता रहा था अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने बता रखा है, तो उसमें क्या होता है, पर्वतों की श्रृंखला होती, अपनत और अभिनति होती हैं। आप जान रहे हैं ना, इस तरीके से पर्वत होता है, एक इस तरीके से पर्वत, इस तरीके से पर्वत,
ये दरअसल संपीडनात्मक बल के कारण होता है। आप जान रहे हैं लहरदार जो पर्वत अर्थात जो मोड़दार पर्वत हमें देखने को मिलते हैं, जब कोई इस पर कंप्रेस पड़ता है तो कंप्रेस किसी चीज़ को दबाएंगे तो क्या होता है, बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाता है और बीच का हिस्सा ऊपर, और एक के बाद एक जो होती लहरदार बनती जाती, तो ऊपर अभिनत अपनत हमें देखने को मिलती है। अभिनत और अपनति, अपनति का मतलब एक तो ये माउंटेन हो गया, एक ये माउंटेन हो गया, दोनों माउंटेन के बीच के जो एरिया हो गया, इसको हम बोलते हैं अपनति। तो अपनति अभिनति आप जान रहे हैं, तो इनमें भी जो वैली दिखती है तो वो भी एक तरीके से घाटी होती है, जो दो पर्वतों के बीच की घाटी होती है, जिसका निर्माण कैसे, वो हम विवर्तनिक घटनाओं की वजह से हुआ है। इसमें जब दो प्लेटें बिल्कुल पास आएंगी, जैसे मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी तो बीच का हिस्सा क्या होगा, और बीच को दबा दीजिए तो बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठेगा और ऊपर उठ जाएगा, मतलब लहरदार तरीके से एक मोड़ हुआ, दो मोड़ हुआ, तीन मोड़ हुआ। आप कोई किसी चीज़ को लीजिए, इस तरह दबा दीजिए, जब दबाएंगे तो आपको क्या लगेगा, आपको देखेंगे उसमें कि वो क्या होती है, वो दबती है, तो उसमें लहर मोड़ बनते हैं, फोल्ड होते हैं, तो फोल्डेड माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन के बीच की जो घाटी होती है उसको हम बोलते हैं, ये कह सकते हैं अभिनति घाटी बोला जाता है। तो इसमें जब देखेंगे अपनत अभिनति होता है, तो इसमें भी समपनति, और भी ऊपर जब चले जाएंगे तो इसमें से घाटियों के बीच में भी जब इसमें मोड़ पड़ जाए इस तरीके से समपनति समअवनति होता है। खैर उसमें मैं बता चुका हूँ, उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो जो दो पर्वतों के बीच की घाटी होती है, इसमें जब हम देखेंगे तो ये घाटी जो है, इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कश्मीर घाटी को, कश्मीर वैली ले लीजिए, कश्मीर की वैली को वैली लेंगे तो एक तरफ आपको दिखेगा हिमालय पर्वत है, दूसरी तरफ भी हिमालय पर्वत है, जिसकी अलग अलग श्रृंखलाएँ हैं। उसमें एक तरफ बृहद हिमालय, एक तरफ मध्य हिमालय, बीच में कश्मीर घाटी, श्रीनगर के आसपास की जो कह सकते हैं जो मैदानी पट्टी सी आपको दिखती है, आप मैप में भी देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो कहते नहीं कि जब कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो आप पेपर में भी पढ़ते हैं, तो जब बात घाटी की जाती है तो घाटी में नाम मतलब कश्मीर में कहते हैं घाटी में इस समय शांति चल रही है, घाटी में विवाद हो गया, घाटी में ये हो गया, न्यूज़ जब आती तो घाटी की बात की जाती, तो घाटी का मतलब कश्मीर वैली से है। तो ये हो गई कश्मीर वैली, श्रीनगर के आसपास का जो एरिया आप देखते हैं तो वो एक पट्टी के जैसे है। इसीलिए जब देखिए बारिश वगैरह होती तो जो इधर से पानी आएगा, इधर से पानी आएगा, बीच में वैली बहने लग जाएगी, तो ये भी बाढ़ की स्थिति बन जाती। खैर तो ये हो गई बातें जो मैंने कश्मीर घाटी को मैंने बताया, एक स्थिति ये हो गई। ये आप जान रहे हैं ना, अपनति सबनति और उसी के अंतर एक घाटी आती है। अब हम आएंगे अपर्दनात्मक क्रिया में। अपर्दनात्मक क्रिया की बात करेंगे तो वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी है। वी आकार की घाटी नदियों के द्वारा निर्मित होती है। नदियाँ जब कटाव करती हैं तो गहरा कटाव करती चली जाती हैं, और वो क्या होती है, पर्वतों में जब कटाव करती है तो एक सीधे अपने कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर रूप से जब कटाव करती हैं तो काफ़ी गहरी घाटियों में बहने लगती है, और ऊपर आसपास की जगहों पर जो चट्टानें होती हैं वो काफ़ी ऊंची खड़ी दिखती हैं। तो ये शेप कुछ ऐसा वी आकार का बन जाता है, इसको हम बोलते हैं वी आकार की घाटी। हालांकि शुरुआत में ये वी आकार के जो शेप बनते हैं उनको हम गार्ज भी कहते हैं। गार्जों के बाद में जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, हम जब गार्ज देखेंगे तो गार्जों के बाद में भी हमें देखने को मिलेगा, उसमें हम जब देखेंगे तो ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो आप जैसे आप देखेंगे तो कोरबा गार्ज है, कोरबा गार्ज के बाद जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, आप कोरबा गार्ज ले लीजिए या आप ले लीजिए तो बटोका गार्ज आपको देखने को मिलेगा। बटोका गार्ज जो है वो बनता है वहाँ पर, बटोका गार्ज कहाँ बनेगा, बटोका गार्ज बनता है जब आप देखेंगे जम्बेजी नदी पर, जो आप देखना विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स के पास में भी आपको गार्ज दिखेगा जिसको हम बोलते हैं बटोका गार्ज। तो आप जानिएगा बटोका गार्ज है। तो ये क्या होती है, वी शेप की घाटी होती है, इसको हम बोलते हैं वी शेप की घाटी। और एग्जाम्पल के तौर पर भारत में कोरबा गार्ज जो मैंने बताया है उसको आप देख लीजिए। जब ये गार्ज जब बड़े हो जाते हैं तो उनको हम लोग कैनियन बोल देते हैं, जैसे आप ग्रैंड कैनियन देख रहे हैं। हालांकि जब ये घाटी खूब गहरी हो जाती है तो इसको आई शेप की घाटी भी कहते हैं। ये कुछ इस तरीके की दिखती है, आई शेप की घाटी भी होती है, इस तरीके की आई शेप की घाटी। लेकिन जब ये पहाड़ी क्षेत्रों में जब हम देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्रों में, तो जब यहाँ पर स्थिति बनती, ग्लेशियर वगैरह होते हैं तो इसी घाटी को जब चौड़ा कर देते हैं तो जो वी शेप की घाटी है ये यू शेप में आ जाती है। और यू शेप की घाटी जब बन जाती है तो ग्लेशियरों की वजह से बनती है, ग्लेशियर की वजह से। तो जो यू शेप की घाटी जो होती है वी शेप की, वो यू शेप में आ जाती है। तो अर्थात जो यू शेप की घाटी होती है वो बनाते हैं ग्लेशियरों के द्वारा, और वी शेप की घाटी नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा और ये ग्लेशियर के द्वारा। तो वी और यू शेप की घाटियां आप याद रखेगा, नदियों के द्वारा और ग्लेशियरों के द्वारा। और खास करके इनमें आप जैसे मान लीजिए एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन की वी शेप की घाटियां जो बनती हैं
तो उनमें गार्ज और कैनियन के बारे में परिभाषित कीजिए, या वी शेप की घाटी की जो आकृति होती बनती है उनके बारे में बताइए। तो आपको सीधे सीधे आपको गार्ज बता देना है, कैनियन बता देना है, या बता दीजिए। गार्ज में उदाहरण के रूप में से कोरबा गार्ज मैंने बताया, बटोका गार्ज बता दिया, या सिपकिला गार्ज जो बनाती है इस सतलज नदी वो बता दीजिए। आगे चल करके गार्ज का ही एक रूप हमें कैनियन देखने को मिलता है। कैनियन जो आप देख लीजिए तो आपको देखने को मिलेगा ग्रैंड कैनियन। कहाँ पर बनेगा? वो बनेगा यूएसए के कैलिफोर्निया में, कोलोराडो नदी बनाती है, तो याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे निक्षेपात्मक क्रिया के द्वारा। निक्षेपात्मक क्रिया के द्वारा मतलब डिपॉजिट, जब कोई नदी आती है तो अपने कुछ डिपॉजिट्स जो वहीं पे कहीं पे जमा कर दे, जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से जो घाटी निर्मित होती है उसको हम निक्षेपात्मक क्रिया के जरिए उसको घाटी बोलते हैं, नदियों की घाटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए गंगा घाटी, या मान लीजिए जैसे कह लीजिए सिंधु घाटी, ये सब क्या घाटियाँ हैं। अब ये घाटियाँ कैसे निर्मित होती हैं उनकी हम बात करेंगे। तब दरअसल मैं बता दूं कि ये क्या है, ये सब अपर्दनात्मक थी वी और यू, लेकिन निक्षेपात्मक क्रिया में नदियों की घाटियाँ होती हैं। जब कोई नदी बहती है पर्वतीय क्षेत्रों से जब आती है तो उसका एक अपवाद क्षेत्र होता है। अपवाद क्षेत्र में जब अपनी नदी बहती है, जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो अपने साथ कई सारा मलबा लेकर के आती है, और एक तरफ और दूसरी तरफ भी पर्वत की स्थिति बनी रहे, और बीच में घाटी जब अपना मलबा, घाटी में जब नदियाँ अपना मलबा जमाती तो उसको नदी घाटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप गंगा घाटी को ले लीजिए। गंगा घाटी में जो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये जब आप बिल्कुल वृहद स्तर पर देखेंगे तो ये गंगा घाटी का ही भाग है। क्या? गंगा घाटी। अब ये कैसे है? गंगा घाटी में एक तरफ देखेंगे तो हिमालय पर्वत है, दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, या कहें जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका पठारी क्षेत्र आप देखें तो झारखंड से शुरू हो जाता है। इधर झारखंड का एरिया ले लीजिए, इधर आप शिवालिक मतलब कि हिमालय की फुटहिल्स को ले लीजिए। बीच का एरिया जब आप देखेंगे तो ये कैसा कहलाएगा? बीच का एरिया कहलाता है, ये है गंगा घाटी। इसी तरीके से ब्रह्मपुत्रा की भी घाटी आप देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र की घाटी भी आपको देखने को मिल जाएगी मैदानी क्षेत्रों में। हालांकि ब्रह्मपुत्र घाटी बहुत ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों में आपको देखने को नहीं मिलती। आप एग्जाम्पल के तौर पर सिंधु नदी को ले लीजिए, वो भी एक घाटी है। तो इस तरीके से घाटियाँ वगैरह बनती हैं, और इनको आप समझिएगा। ये चूँकि आप देखिए इस डायग्राम में, इसमें भी जैसे मान लीजिए आप गंगा नदी, आप फिर आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि जो मैंने गंगा नदी का एग्जाम्पल बताया वो तो एक क्षेत्र, स्पेशल क्षेत्र में एक उसकी धारा बहती है, उसका हम इस जगह से मतलब कि आसपास के मैदानी क्षेत्र से कैसे जोड़ सकते हैं कि ये घाटी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक देखिए एक मेन स्ट्रीम धारा होती है, एक स्ट्रीम होती है जिसमें से नदी बहती है, वो कुछ उसकी घाटी होती है, और उसमें नदी मुख्य रूप से एक स्ट्रीम होती है। उसमें नदी से गंगा की जो आप वर्तमान में जो नदी देख रहे हैं गंगा नदी, वो इसकी एक मुख्य धारा है। हालांकि बाढ़ के क्षेत्रों में नदी का मैदानी क्षेत्र बढ़ जाएगा और उसमें नदी बहने लगेगी, और हालांकि जो उत्तर भारत का मैदान बनाया ही नदियों के द्वारा गया है, तो क्या मुख्य रूप से गंगा की घाटी ही है। हालांकि ये वो घाटी नहीं है जो अपर्दन के स्वरूप बनती है, ये घाटी है जो निक्षेप के स्वरूप बनती है। तो इसको याद रखिएगा। ये जैसे गंगा घाटी हो गई, निक्षेपात्मक क्रिया के द्वारा, या निक्षेप मूलक घाटियाँ भी कह सकते हैं इसको। तो ये निक्षेप के जरिए बनने वाली घाटियाँ हैं। तो हालांकि इसका कटाव आप ये इसके जरिए आप नहीं समझ सकते हैं कि आखिर एक कटाव करके नहीं बनी है, ये निक्षेप के जरिए बनी है। और एक तरफ ये शिवालिक श्रेणी, एक तरफ आप देखेंगे तो ये दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार, या कहें प्रायद्वीपीय पठार, जो आप देखेंगे छोटा नागपुर का पठार वगैरह हो, या ये सब क्षेत्रों तो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।